आज के दौर में आपने देखा होगा कि युवा प्रोफेशन एवं टेक्नोलॉजी के दौर में प्रोफेशन पाने के लिए सोशल लाइफ से बहुत दूर होता जा रहा है। शिक्षण संस्थानों के सिलेबस भी ऐसे होते जा रहे हैं कि युवा पढ़ाई के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ से बहुत दूर नजर आ रहा है। लेकिन इस चीज को हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पर चौरे क्षेत्र में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राएं इंटर्नशिप पे आई हैं और वो सोशल लाइफ भी देख रही हैं कि किस तरीके से उनको सोशल लाइफ का अनुभव दिया जा रहा है। शिक्षण तो हो ही रहा है लेकिन सोशल लाइफ के संबंध में आइए हम उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर जी, मेरा नाम सोनल मित्तल है और मैं बीए साइकोलॉजी की छात्रा हूँ। मैं 3rd ईयर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में पढ़ती हूँ। तो सर जिस हिसाब से आप अभी बता रहे थे, हमारा कॉलेज और कॉलेजों की तरह नहीं है। वो हमें पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारी शिक्षा, हमारे मॉरल्स होने चाहिए, जो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता को ध्यान में रख के हर चीज को करना चाहिए, वो सब सिखाता है। हमें ये सिखाता है कि यज्ञ क्या होता है, हवन क्या होता है, आपको कब कहाँ क्या कहना चाहिए, किसके साथ बैठकर कैसी बातें करनी चाहिए, वो हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करवाता है। और यहाँ तक कि हमें सिर्फ अपने कॉलेज में सिर्फ यही नहीं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हमको और करिकुलर एक्टिविटीज भी करने को मिलती हैं, जैसे कि अचार कैसे बनाते हैं और खेती बाड़ी कैसे करते हैं और जो हम लोगों के कपड़े बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो ऐसी चीजों में भी हमारा मन लगाते हैं जिससे हम सिर्फ पढ़ाई नहीं ऑलराउंडर बन सकें। तो जैसा कि आपने सुना इनके विचार कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ और भी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम प्रोफेशन और मोबाइल की दुनिया में हम अलग होते जा रहे हैं और हम अपने आप को अकेला महसूस करते ही हम पूरी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो आइए ऐसे भी और क्या अनुभव हैं हम उनसे जानते हैं और छात्राएं हमारे साथ हैं। जी आपका प्रणाम सर, मेरा नाम श्रेया कश्यप है और मेरे कोर्स बीसीए है। मैं 3rd ईयर में हूँ, जो कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मोबाइल और प्रोफेशन से दूर होते जा रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि अगर आप कैंपस पे घूम रहे हैं तो आप फोन लेके नहीं घूम सकते, मोबाइल लेके नहीं घूम सकते। तो हमें शुरू से आदत डलवाते हैं, हमें बताते हैं उसके बारे में कि हाँ आप भी फोन से दूर रह सकते हैं, और उसके बारे में हमें जताते भी हैं। लाइक अगर आप कैंपस में घूमे तो फोन नहीं ले सकते, फोन थोड़ी देर के लिए चलाना है। वहां में हमें बताया जाता है, उससे भी मोबाइल के बारे में भी दर्शाया जाता है कि हाँ अगर आप फोन इतनी देर चलाते हैं तो आपका ये नुकसान होता है। हमें हमारे सही गलत के बारे में भी बताया जाता है। वहाँ पे होता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज को होता है कि टीचर से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके प्रोफेसर से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हम अपने प्रोफेसर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारे वाइस चांसलर से हमारा इंटरेक्शन होता है, वो हमारी क्लासेस लेते हैं, यहाँ तक कि हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लास होती है लाइफ मैनेजमेंट की क्लास, जिसमें हमें सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। उसमें बताया जाता है कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसमें बताया जाता है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सही कर सकते हो, उसमें बताया जाता है कि अपना डिसिप्लिन कैसे सही कर सकते हो अगर कैसे खराब है। तो टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी क्लास है कि जो बाकी शायद यूनिवर्सिटी में नहीं होती, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में होती है, जिसमें हमें हमारी सारी मॉरल वैल्यूज, संस्कार, हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से जोड़ा रखा जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। तो आपने जैसे कि देखा, इन्होंने बताया कि लाइफ मैनेजमेंट की क्लास, तो आज वास्तव में हम देख रहे हैं कि हम प्रोफेशन तो हो पा रहा है लेकिन लाइफ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी बहुत सी अनोखी और नई बातें हैं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। तो और भी एक छात्रा है जो मनोवैज्ञानिक कोर्स की स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। प्रणाम सर, मेरा नाम हिमांशी भट्ट है, मैं बीए साइकोलॉजी की छात्रा हूँ 3rd ईयर की। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो हमें पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाता है। हमारी वहाँ हर नवरात्रि में ये गीता की क्लासेस भी लगती है जो डॉक्टर श्रद्धेय जी लेते हैं। उसमें हमें गीता के बारे में बताया जाता है, जो हमें हिंदू संस्कृति के बारे में बताता है। और उसके अलावा हमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है, जड़ी बूटियाँ, वो कैसे बनती है वो सब भी बताया जाता है। और साथ ही साथ कुछ थेरेपीज भी सिखाई जाती है, जैसे पंचकर्मा थेरेपी हो गई, एक्यूप्रेशर थेरेपी हो गई, कि हम कैसे आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें वहाँ है जो हम सीख के काफी अच्छा कर सकते हैं। और जो आजकल की जो केमिकल भरी दुनिया है उसमें हम मॉडर्न तरीके से नहीं, बल्कि पुराने तरीकों से अपना इलाज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे कि हम जो परंपरागत हमारे माध्यम हैं और जो परंपरागत हम तौर तरीके जो पहले करते आते थे, लेकिन वो आज मॉडर्न युग में हम छोड़ते जा रहे हैं और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि तमाम तरीके की बीमारियां, वायरस, ये सब रूप में हमें दिख रही है। लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमने अभी छात्राओं से जाना कि किस तरीके का पाठ्यक्रम है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की, बीएससी की
बीसीए की छात्राएं हैं जो अलग अलग पाठ्यक्रम का अध्ययन तो कर रही हैं, अपने प्रोफेशन को तो पा रही हैं, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट, जीवन जीने की कला भी सीख रही हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि जैसे वो यहाँ पर सोशल इंटर्नशिप में आई, अधिकतर जगह में व्यावसायिक इंटर्नशिप तो होती है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, लेकिन सोशल इंटर्नशिप किस तरीके से है, क्या उन्होंने सोशल इंटर्नशिप में सीखा और क्या उनके अनुभव रहे? जी। तो जैसे सोशल इंटर्नशिप को लोगों को लगता है कि हम लोग जा जाकर कंपनीज में या फिर ऐसी जगह में जाके करते हैं, पर हमें इस सोशल इंटर्नशिप में ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको अगर दुनिया में जीना है, लोगों के घरों में अगर आपको कभी जाना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये भी यहाँ पे हम कम से कम हम 3 से 4 जिला घूम चुके हैं छिंदवाड़ा का, और अभी तक भी हमें कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि कोई अपना नहीं है, जबकि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, किसी को जानते नहीं है, पर सबने इतनी हमारी रिस्पेक्ट रखी, सेफ्टी रखी, और हमें इतनी बातें सीखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ मैं कभी बोल नहीं पाती, पर हाँ इस सोशल इंटर्नशिप के द्वारा मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, मुझे समझ आया कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलेज ही ऐसा नहीं प्राप्त हुआ था। अब मेरे को कॉलेज ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हाँ अब मैं अपने को शो कर पा रही हूँ, जो मेरे अंदर क्वालिटीज हैं या जो मेरे अंदर अच्छी चीजें हैं जो सबके तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जरिया है जो सोशल इंटर्नशिप हमारा कॉलेज देता है। जी। अभी आपने देखा कि आप लोग स्कूल गए, काफी चीजें आपने देखा, आप मनोवैज्ञानिक के पाठ्यक्रम की छात्रा हैं, तो हमारे क्षेत्र में देखा कि बहुत ज्यादा लड़कियों में डर है। कल आप कन्याशाला भी गए हैं, तो फियर के कारण अपने सपनों को लेके उड़ान नहीं भर पाती, तो कैसे आप एक लड़की होने के नाते उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? जी सर, हमने यहाँ काफ़ी स्कूलों में जाके देखा था, कन्याशाला में भी हम गए हैं कल, तो वहाँ हमने देखा जैसे कि बच्चों के अंदर बहुत डर है, वो बोल नहीं पाते किसी के सामने, जल्दी से खड़ा नहीं हो पाते, अपनी बातों को नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं ये उनके परिवार से भी आता है, क्योंकि उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि अपने आप को वो डर खत्म करके बोल पाए। ना उनको कभी ऐसा मौका स्कूल में दिया गया होगा, ना कभी घर पे दिया गया। तो बोलना सीखने के लिए उनको मौका, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनको देगा अगर वो आएंगे तो कॉलेज में। बाकी वो लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने से मतलब खड़े हो सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, आगे आके बोलना सीखेंगे, तो वो कर सकते हैं, मतलब मोटिवेट हो सकते हैं वो। तो उनको मोटिवेट होने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बोलना आना चाहिए, अपनी बातों को रखना, भले ही वो गलत हो या सही हो, बस बोलना आना चाहिए उनको। जैसा कि आप कहते देखते हैं कि लड़कियों को हमेशा से क्या होता है कि जैसे लड़कों की तुलना में अलग ही हम देखते हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार का चलता है, लेकिन आज समय बदल रहा है, नारी शक्ति का उदय हो रहा है, लेकिन फिर भी लड़कियां अपने अंदर ही एक डर महसूस, कैसे उनका डर जो दूर होगा और कैसे जागृत होंगी? सर, इसमें सबसे बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारा चला जाता है नारी सशक्तिकरण। हमें बताया जाता है इसके बारे में, सिखाया जाता है इसके बारे में। उससे पहले योगा, मेडिटेशन, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपके अंदर वो हिम्मत भी आती है कि हाँ हमें हिम्मत है। हमारी यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर, जितने भी टीचर्स हैं, इवन हमारे वाइस चांसलर, यानी कि बच्चे तक भी एक दूसरों को सहारा देते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम तीनों ने कभी माइक के सामने नहीं बोला, कभी नहीं बोला, लेकिन हम यहाँ आने से पहले तीनों कहते थे तू भी बोलेगी, तू भी बोले, लेकिन बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्वायरमेंट वही रहा है, हमें वही सिखाया गया है वहां से कि एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे नारी सशक्तिकरण का बहुत महत्व रहा है। वहाँ पे लड़कियों का होता है ना कि दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है कि लड़कियों के ऊपर ज्यादा दबाया जाता है, उनको ज्यादा कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। वहाँ के लड़के भी ऐसे होते हैं कि हाँ कि लड़कियां हैं तो छोड़ो ना, लड़कियां ही तो है, क्या हो गया। लेकिन वहाँ के लड़के भी ऐसे नहीं है, वहाँ के लड़के भी ऐसे हैं, अगर कोई लड़की नहीं बोल रही है तो वो उसको बोलेंगे कि भाई तुम बोलो, तुम लड़की हो, क्या हो गया, तो फिर बोलना आना चाहिए ना। वहाँ के प्रोफेसर्स भी हमें बोलते हैं, टीचर्स भी हमें बोलते हैं, बेटा जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, बोलना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। तो वहाँ पे हमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है, ऐसी चीजें बताई जाती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है और हमारी जो बातें हैं हम खुद रख पाते हैं। यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो हम वो उन्हीं की वजह से बोल रहे हैं, लाइक इतना कॉन्फिडेंस हमें आ गया है कि हम हाँ अब यहाँ पे इस माइक पे खड़े होकर बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि आत्मविश्वास यदि हमें मजबूत करना है तो हमें मेडिटेशन करना होगा, और आज आपने छात्राओं का आपने उद्बोधन भी सुना कि उन्होंने बताया कि यदि हम बोलेंगे नहीं तो
हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बोलने के लिए हमें सबसे पहले आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा और आत्मविश्वास हमें मेडिटेशन से आसानी से हमें मिल सकता है। अब हम इनसे जानेंगे कि आपने अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है और अखिल विश्व गायत्री परिवार की आप जो छोटी छोटी शाखा में आप जब गए, लोगों से आपने मिला, उन परिवारजनों से आपने मिला, कैसा आपको अनुभव हुआ और गुरुजी के बारे में आपने उनसे क्या जाना कि किस तरीके से वो गुरुजी के जो, क्योंकि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय वहीं पे आप रह रहे हैं और काफी चीजें आपने गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा जी आचार्य और तो आपने उनके देखा है और उनके सारे वहाँ साहित्य वगैरह आप सबसे बहुत अच्छे से परिचित है। तो क्या आपको गायत्री परिवार की शाखा में ऐसा कुछ नजर आया? जी, गुरुदेव जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं, उन्होंने एक ऐसा परिवार का निर्माण करा था जिसमें कोई जाति धर्म नहीं देखते। वो परिवार का हिस्सा है, सब लोग परिवार का हिस्सा है। जो जो आना चाहता है वो अपनी मर्जी से आ भी सकता है, अपनी मर्जी से जा भी सकता है। यहाँ कोई बंदिश नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो सबकी मदद करने में आगे रहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, एक सकारात्मक सोच बने रहती है एक दूसरे के प्रति। तो ये एक ऐसा परिवार का निर्माण गुरुदेव ने करा है। तो जब हम पहली बार घर से बाहर अकेले निकली हैं लड़कियां, हम लड़कियां हैं, तो फिर हमने यहाँ के ऐसा महसूस ही नहीं करा कि हम परिवार से दूर हैं। हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम जितनी घरों में गए उतने परिवारों ने हमें अपनी बेटियों की तरह रखा है, हमें देव कन्या का दर्जा दिया है। उन्होंने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते, कुछ नहीं। हमें यहाँ कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम परिवार से दूर है। हमारे माता पिता की तरह उन्होंने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। हर चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दिया। मैं हर चीज के बारे में, जैसे हमें कुछ परेशानी होती है वो लोग वैसे ही उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं। तो गुरुदेव की जो थिंकिंग थी उस समय की कि हमें एक ऐसे परिवार का निर्माण करना है जो जहाँ कोई रूल रेगुलेशन ना हो, कोई बंदिश ना हो, कोई रिलीजन ना है, तो वैसे ही परिवार का निर्माण हो चुका है अब गुरुदेव के। आपने देखा कि हर 2 दिन बाद आपको एक नए परिवार, एक नई जगह में आप जब जाते हैं तो कैसे एडजस्टमेंट है? सर कभी कभी होता है कि हम एक परिवार में एडजस्ट करने में ही हमको कई दिन लग जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसे हम 2 दिन में अगर नई जगह जा रहे हैं ना, अपने आप एडजस्टमेंट हो जा रहा है, क्योंकि सामने वाला जो परिवार है वो हमें इतना ज्यादा सेफ फील करवा रहा है, इतनी सिक्योरिटी दे रहा है कि हाँ हम खुद एडजस्ट हो सकते हैं। जाते हैं, वो बोलते हैं बेटा कैसे हो, बेटा ठीक हो, जानते नहीं है वो हमें, लेकिन फिर भी बेटा कैसे हो, ठीक हो, हमें इतनी सिक्योरिटी, हमें इतना रिलैक्स फील कराता है कि हमारा खुद पे खुद एडजस्टमेंट हो जाता है और फिर वहां से आने का भी मन नहीं करता। अब अभी बुरा लगता है, हम 2 दिन उनसे अटैचमेंट हो जाती है, फिर हम दूसरे परिवार में जाते हैं 2 दिन बाद कि इतना फील 2 दिन में सिर्फ इतना ज्यादा हमारा रिलेशन गहरा हो जाता है कि हम वहां से आने का मन नहीं करता है। तो मतलब यही है कि हमें वहां से ऐसा मिला कि यहाँ के परिवार ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं जो गायत्री परिवार के लोग हैं कि वो लड़कियों को सेफ फील कराते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते, बच्चे को ऐसा कर देते कि घर का याद ही नहीं आने देते, माहौल ऐसा बना देते। अगर किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसकी दिक्कत को अपना दिक्कत समझते हैं। वहां पे मेरी तबीयत खराब थी शुरू में तबीयत खराब रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी तबीयत को भी अपनी तबीयत समझा। उन्होंने रोज पूछते थे बेटा कैसे हो, ठीक हो, नहीं हुए तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, बताइए बिल्कुल ठीक है ना। इतना एश्योरेंस लेते थे कि तबीयत का इतना ध्यान रखते थे, हमारे खाने पीने का इतना ध्यान रखते थे, बहुत ज्यादा। मतलब गायत्री परिवार वो परिवार है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पराया फील नहीं होगा, अपना ही फील होगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं कभी भी अपने घर से इतना निकली नहीं, सिर्फ अपने नानी के घर जाती थी और अपने घर कभी भी ऐसे मैं, मतलब इतनी दूर है शायद मेरा पहली बार ही अभी तक। तो जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आई हूँ और उसके बाद उन लोगों ने कभी भी मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम हमारे परिवार की नहीं हो। जब भी गए, जैसी गए, इतने खुशी से, इतने स्माइल के साथ मेरा स्वागत करते थे, इतने प्यार से मुझे बोलते थे। और मतलब जिस समय हम जाते थे उस समय हमें थोड़ा फील होता था कि हाँ थोड़ा सा मतलब हम कैसे बात करें, क्या बोलें, पर वो अपने आप ही इतना अच्छे से शुरुआत करते थे कि बेटा घर में सब कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। और जबकि कभी कभी ऐसा होता था उठ नहीं पाते थे क्योंकि अब इतना ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी थकान हो जाती थी, तो लोग इतना सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट हो जाओ पर तबीयत का ध्यान रखो। शायद इतना अच्छा कोई और अपने घर में भी कभी कभी नहीं मिल पाता, वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, पर यहाँ आकर दूसरे बच्चे को अपने घर में रखना वो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि यहाँ पे सब कर रहे हैं। और इतनी सेफ्टी देना जो आजकल के समय में बहुत मुश्किल है, और हमको फील करवाना कि हाँ तुम सेफ हो बिल्कुल अलग शहर में। और हमारे माता पिता बिल्कुल चिंतित नहीं है हमारे लिए, उनको पता है कि अगर ये वहां गई हैं तो ठीक ही होंगी। तो मतलब आप अगर शांति कुंज देखें ना, तो ऐसी जगह आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।
आपने देखा कि सुना, और अब हम इनसे जानेंगे कि आपने जो है इतने सारे परिवारों में देखा, लेकिन गायत्री परिवार एक अलग परिवार है और बहुत बड़े, आज विश्व में लगभग जो है लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यदि हम बात करें तो वो पहुंच चुका है। तो इसमें आपने को अभी यहाँ जो आपने घूमा कॉमन, आपको क्या लगा? जी, तो जैसा आपने बोला कि गायत्री परिवार लाखों लोगों का परिवार है और पूरे देशों में नहीं, विदेशों में भी गायत्री परिवार फैला है। तो हमें कॉमन चीज ये लगी, हम जितों भी घरों में घूमे हैं और हम गए हैं, तो हमें लोगों के बीच में ये कॉमन लगा, गायत्री साधना करना। जितने घरों में हम गए हैं सारे लोगों ने दीक्षा ले रखी है, गायत्री साधना करते हैं, वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। उनकी सुबह गायत्री मंत्र से होती है, रात गायत्री मंत्र से होती है, खाने से पहले गायत्री मंत्र होता है, खाने के बाद गायत्री मंत्र होता है। और उसके अलावा हमने देखा कि आज के दौर पे जहाँ परिवार अलग अलग रहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, सब एक साथ खा रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ का खुशहाल माहौल है, जहाँ बच्चे खुश हैं, उनके मम्मी पापा खुश हैं और एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, इतनी सारी बातें हुई, आपने वीडियो देखा और निश्चित है कि आप भी इस वीडियो को देखकर, जो भी हमारे दर्शक वीडियो देखकर, निश्चित है वो प्रेरणा लेंगे और एक बदलने के लिए आत्मविश्वास की ओर संकल्पित होंगे। लेकिन अब जो वीडियो देख के इन छात्राओं के जैसे बनना चाह रहा है, अपने भविष्य को साकार करना चाह रहा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यदि वो पहुंचना चाह रहा है तो कैसे पहुंच पाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होंगी और ये लोग कैसे पहुंचे, उसका एक छोटा सा। सर, उसके लिए पहले फॉर्म निकलते हैं, जो कि आपके निकलते हैं अप्रैल के आसपास में। वो फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। फिर उसका होता है एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं, एग्जाम जो होता है वो जुलाई या जून में होता है, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं फिर आपका होता है इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन होता है। ये प्रोसेस हमारा रहता है इसका एडमिशन लेने का। वहाँ क्या सारे पाठ्यक्रम हैं? हाँ, वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, कॉमर्स और बायो से रिलेटेड के अलावा सारे कोर्सेज, जैसे BCA, BA साइकोलॉजी हो गया, BBA हो गया, और BA टूरिज्म हो गया, BA हिंदी, BA हिस्ट्री, BA मैथ्स, B.Ed हो गया, और आपका योगा तो हो जाती है क्योंकि वो एक योगा सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की योगा की, तो योगा वहाँ पे रह गया। वहाँ पे मास्टर्स के भी कोर्सेज होते हैं और PhD के भी कोर्सेज होते हैं। आप अगर dscv.ac.in की वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो आपने देखा, इन्होंने वेबसाइट बताया कि जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उस पे जाके भी हम सर्च करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके संबंध में हमारे साथ जो है यहाँ के जो है संरक्षक जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके पास में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इंटर्नशिप के लिए जो छात्राएं आई थी, सोशल इंटर्नशिप करा, कैसा सर अनुभव रहा? एक्चुअल में देखा जाए तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत की एकमात्र ऐसी नशा मुक्त यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ने वाले कोई भी बच्चे जो हैं नशा नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ मानव नहीं महामानव गढ़े जाते हैं और उन महामानव के दर्शन हमें इन छात्राओं में भी देखने को मिले हैं। इनके साथ हम तमाम स्कूलों में हमने विजिट किया, बच्चों को इन्होंने जो बहुत सारी लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला से संबंधित जो बातें बताई, तो वास्तव में वहाँ मानव को महामानव बनाने का जो है कारखाना है, जो संस्कृति विश्वविद्यालय है। तो निश्चित ही ये दुनिया की एक अनोखी यूनिवर्सिटी है और वहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो धन्य हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, पहुँचाएं। धन्यवाद। आपने ये चीज सुना, देखा, वास्तव में अद्भुत है कि बच्चे प्रोफेशन के साथ लाइफ मैनेजमेंट और समरसता का भाव सीखते हैं। आज हमारे देश को एकता की ओर बांधने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम समरसता का भाव सीखें, सभी को सामान्य समझें और अपने प्रोफेशन को ही मतलब ज्यादा ऊंचाइयों पे न रखते हुए उसके साथ सिमिलर हम सोशल समाज को भी ध्यान में रखें। आप ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे, मेरे साथ कैमरामैन शिवांशु सुरैया, योगेंद्र महोत्सव के साथ श्याम चौरसिया, CTV लाइव छिंदवाड़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।